नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं दीपाली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया के आधिकारिक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा भारत। ब्लू इकोनॉमी, नौवहन और समुद्री सुरक्षा में दोनों देश आपसी सहयोग को करेंगे मजबूत। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। बेंतांग आदि पूर्ण सम्मान से नवाजे जाने पर पीएम मोदी ने जताया आभार। इंडोनेशिया की संसद को भी किया संबोधित। दोनों देशों के संबंधों को बताया ऐतिहासिक। दो 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 38 दोषियों की फांसी और 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा रखी बरकरार। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे के बीच सीरिया में जोरदार बम धमाका। होटल के पास हुए ब्लास्ट में कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर, 20 घायल। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों सुरक्षित। और केरल के वायनाड में भारी बारिश से आया लैंडस्लाइड। मलबे की चपेट में आए कई कर्मचारी, कम से कम 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी। पुणे सहित कई शहरों में भूस्खलन की खबरें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। पीएम ने भारत इंडोनेशिया की मजबूत दोस्ती को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सद्भाव और विश्वास है, उसे हमें अपने नागरिकों के लिए नए अवसरों में बदलना है। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। दूसरे देशों में समुद्र भले ही सीमाओं और दूरियों का कारण रहा हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं रहा। समुद्र हमारे बीच एक सेतु है। ये हमारे साझा भविष्य का केंद्र है। इंडिया, इंडोनेशिया और इंडियन ओशन, ये नाम हमारे आपसी जुड़ाव की गवाही देते हैं। हजारों वर्षों तक हमारे पोर्ट्स दुनिया को जोड़ते रहे। पीएम ने लोकतंत्र को दोनों देशों का साझा मूल्य बताया। पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने अपने लोकतंत्र में विविधता को ही अपनी एकता की नींव बना लिया है। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है।
पीएम ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत में स्वतंत्र नौवहन का समर्थक है। पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत इंडोनेशिया को एकजुट बताया। आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, आतंकी फंडिंग और डी रेडिकलाइजेशन, इन क्षेत्रों में हम और सहयोग बढ़ाकर दुनिया में शांतिवादी ताकतों को मजबूती दे सकते हैं। पीएम ने ग्लोबल साउथ देशों के सरोकारों के लिए मिलकर काम करने पर बल दिया। पीएम ने भारत इंडोनेशिया सहयोग के लिए गंगा महाकाम का विजन सामने रखा। मैं भारत इंडोनेशिया साझेदारी के एक नए युग का आह्वान करता हूं। गंगा और महाकाम की धाराओं की तरह हमारी सभ्यताओं ने सदियों से विचारों, आस्था, व्यापार और संस्कृति को जोड़ा है। आज उसी ऐतिहासिक प्रवाह को भविष्य की नई ऊर्जा देने के लिए मैं आप सभी के समक्ष गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये विजन हमारी साझेदारी को केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखता। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि, सुरक्षा और शेयर्ड प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपुर्न ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया प्रदान किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मोदी को ये पदक प्रदान किया। बिंतांग आदिपुर्न ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया की एकता, निरंतरता और समृद्धि के लिए असाधारण सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी यात्राओं के दौरान इससे पहले भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इंडोनेशिया दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपुर्ना से नवाजा गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने खुद पीएम मोदी को यह मेडल ऑफ ऑनर पहनाया। यह सम्मान इंडोनेशिया का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी को यह मेडल मिलना 140 करोड़ भारतीयों के लिए बेहद गर्व का पल है। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले सेशल्स की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया था।
पीएम मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने देश के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया था। पीएम मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया। साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने थे। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया के अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकार्यता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाली शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत के साथ साथ 300 इलेक्ट्रिक बसों समेत कई जनहितकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस मंच के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि नवनिर्मित वाहन टेस्टिंग सेंटर का भी शुभारंभ किया गया है, जो परिवहन क्षेत्र में नई सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। कई सारे कार्यक्रम यहां पर एकत्रित तरीके से एक ही मंच से किए गए। हाई सिक्योरिटी प्रिजन नरेला का शिलान्यास किया गया, स्वचालित वाहन टेस्टिंग सेंटर का लोकार्पण किया गया, 3
नवनिर्मित डेपो का लोकार्पण किया गया। 300 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का शुभारंभ किया गया और सबसे बड़ा जो आज के कार्यक्रम की आत्मा है, हमने रीच का पुनर्जीवन करने का, फिर से एक बार रीच को हरी करने का कार्यक्रम आज शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 1994 में दिल्ली में 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसकी अंतिम अधिसूचना पिछले 30 वर्षों से जारी नहीं हो सकी थी। अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रिज क्षेत्र के 5,000 हेक्टेयर हिस्से को रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में हाई कोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला बरकरार रखा है। गुजरात हाई कोर्ट ने साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में निचली अदालत यानी स्पेशल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस जघन्य आतंकी हमले के 38 दोषियों की फांसी की सजा डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा है, जबकि 11 अन्य दोषियों की उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा को भी कायम रखा है। कोर्ट ने दोषियों की ओर से दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। स्पेशल बेंच ने दोषियों की सजा कम करने या बरी करने की सभी अर्जियों को पूरी तरह खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को 10 लाख, गंभीर घायलों को 5 लाख और मामूली घायलों को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। Honorable High Court has pronounced the judgment in confirmation case of bomb blast cases, and Honorable Court has allowed the confirmation case, that is the order pronounced by the Honorable High Court. Special Court has awarded the sentence, that is 38 people were sentenced to death and 11 people were the imprisonment for life, and that is the order of trial court, and that order, that appeals are dismissed by the division bench of Gujarat High Court, and the confirmation case is allowed by the Honorable Gujarat High Court division bench. Compensation amount is 10 lakh rupees to the person who died due to incidents, and 5 lakhs rupees to the injured person, and 1 lakh to the person who is not hurt, simple injury to that people. और कर्नाटक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर एनडीए के नेताओं ने बेंगलुरु में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार SIR प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया है। कांग्रेस MLC सलीम अहमद ने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी SIR प्रक्रिया लागू हुई थी, लेकिन उस समय भाजपा ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में SIR प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है। और कोलकाता में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध फंड के लेन देन और हेरफेर के मामले में जांच तेज कर दी है। ईडी की टीम ने कोलकाता और उसके आसपास की 5 जगहों पर रेड की है। ईडी की शुरुआत जांच से पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की बड़ी रकम संदिग्ध मकसद से एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के जरिए भेजी गई है। आपको बता दें कि ईडी ने टीएमसी के बैंक खातों में संदिग्ध फंड ट्रांसफर और बेईमानी से किए गए वित्तीय लेन देन के मामले में केयरवेल एविएशन, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट के परिसरों पर छापेमारी की है। तिरुवनंतपुरम की सेशंस कोर्ट ने केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारई विजयन के किराए के घर पर ईडी की छापेमारी के दौरान अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले मामले से जुड़े डिजिटल सबूतों को भी जांच की है और बता दें कि 27 मई को विजयन के आवास पर तलाशी अभियान के दौरान ईडी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर उनके समर्थकों ने हमला कर दिया।
ईडी विजन की बेटी वीना टी से जुड़े CMRL मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत तलाशी ले रही थी। घटना के बाद पुलिस ने करीब 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन लोगों पर घातक हथियारों से लैस होकर गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा कर अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है। और केरल के वायनाड जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। जिले के कल्लाडी इलाके में निर्माणाधीन ट्विन टनल परियोजना स्थल पर अचानक मिट्टी धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं कम से कम 7 लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। NDRF और फायर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर तलाशी और बचाव अभियान चला रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में इलाके में 265 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह हादसा कलाडी के मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ, जहां कोझीकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली टनल सड़क परियोजना पर काम चल रहा था। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण मिट्टी का बड़ा हिस्सा अचानक भर-भरा कर ढह गया। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मिट्टी का विशाल ढेर गिरते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कई पेड़ उखड़ गए और निर्माण स्थल पर लगाए गए लोहे व कपड़े के बैरिकेड्स भी बह गए। घटना मेपाड़ी पंचायत क्षेत्र में हुई है। यही इलाका वर्ष 2024 में भी भीषण भूस्खलन की त्रासदी का गवाह बना था। ताज़ा हादसे के बाद प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना शुरू कर दिया है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने वायनाड और पड़ोसी कोझीकोड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वायनाड के वैथिरी और मनतवाड़ी क्षेत्रों में दिन भर अत्यधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। वायनाड में निर्माण स्थल पर मिट्टी धंसने से 3 मौतें हो चुकी हैं और बता दें आपको 9 लोगों को बचाया जा चुका है और 7 अब भी मलबे में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। कलाडी इलाके में निर्माणाधीन ट्विन टनल परियोजना पर यह हादसा हुआ है। NDRF की बात करें और फायर रेस्क्यू टीमों की बात करें तो बचाव अभियान में दोनों ही टीमें जुटी हुई हैं। 24 घंटे में 265 मिलीमीटर बारिश बताई गई। रेड अलर्ट जारी किया गया। मीनाक्षी ब्रिज के पास टनल परियोजना स्थल पर यह हादसा पेश आया है। पूरी घटना निर्माण स्थल के CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि 2024 में ये हादसा इसी जगह पर हुआ था। और दिल्ली NCR में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश से राजधानी दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने लोगों को उमस से राहत दी। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में भी गिरावट आई और मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश के बाद पार्कों, सड़कों और खुले स्थानों पर लोगों की चहल पहल थोड़ा बढ़ गई। मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश कहर बनकर बरस रही है। जिले के ठट्री इलाके में देर रात बादल फटने से भारी तबाही मच गई। अचानक आए तेज बहाव और मलबे की चपेट में आने से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कई वाहन बह गए और ब्लॉक विकास कार्यालय की इमारत को भी भारी क्षति पहुंची। कस्बे के कई हिस्सों में पानी भर जाने से लोग फंस गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस, SSB, SDRF समेत कई अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्य चला रही हैं। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और मुआवजा देने की मांग की है।
पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य अब भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना सोमवार रात ज़ियारत जिले के मंगी डैम इलाके की पुलिस चौकी पर हुई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हमले में मंगी और कावास थानों के स्टेशन हाउस ऑफिसर सहित आतंकवाद निरोधक बल के प्रभारी हेड कांस्टेबल सैफुल्ला भी मारे गए। घटना के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया और लापता पुलिसकर्मियों की तलाश के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उधर बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने दावा किया कि हमले के बाद चलाए गए क्लियरेंस ऑपरेशन में प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के 15 आतंकियों को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है और प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले आतंकियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।